नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे ये वाले फ्री वाले टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यूपी पीसीएस 2020 के मेंस के लिए हमारे 2 प्रोग्राम चल रहे हैं। एक 80 डेज डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है जिसमें 4 क्वेश्चन पर डे दिए जाएंगे और पूरा उसका कंप्लीट फीडबैक मिलेगा। और दूसरा जो है ऑफिशियल टेस्ट सीरीज होगी जिसमें 12 फुल लेंथ जीएस के पेपर दिए जाएंगे, उसके फुल लेंथ आंसर दिए जाएंगे और कंप्लीट जो है पूरी चेकिंग होगी। 20-20 क्वेश्चन होंगे हर पेपर में, ठीक है। जैसे ऑफिशियल पेपर आता है वैसे ही होगा और कंप्लीट चेकिंग होगी, कंप्लीट मॉडल आंसर मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9696066089 8562008530। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ सिंह। वेलकम टू दिस न्यू इनिशिएटिव। यूपी पीसीएस जीएस मेंस के सिलेबस को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कंप्लीट कर रहे हैं। 21 जनवरी से मेंस है भाई लोग, तो पढ़ाई करते रहिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सारे प्रोग्राम्स की जानकारी के लिए इन नंबर्स पे आप कॉल करिए। पीआर पीसीएस का अभी देखिए प्रीलिम्स हो गया है, मेंस के लिए भी प्रोग्राम्स हमारे चलने वाले हैं, ठीक है। यूपी पीसीएस 2021 के लिए भी प्रोग्राम्स चलने वाले हैं। इसके अलावा यूपीएससी का प्रोग्राम चल ही रहा है, ठीक है। इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल करिए। जो पेड ग्रुप्स हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी एक आंसर राइटिंग ग्रुप्स चलते होते हैं जिसमें आप हमेशा आंसर राइटिंग लिखो और उसको फिर वो जो भी उसका इवैल्यूएशन है वो सर के द्वारा और टीम के द्वारा आपको दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए इन नंबर्स पर कॉल करिए और फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए ताकि आपको सारी अपडेट्स यहाँ के थ्रू मिलती रहें, ठीक है। हमने इससे पहले जो क्वेश्चंस में कई सारे बजटिंग पढ़ लिए हैं। जैसे हमने जेंडर बेस्ड बजटिंग पढ़ा था, जीरो बेस बजटिंग पढ़ लिया है, ठीक है। शून्य आधारित बजट और जेंडर बजट पढ़ लिया था। मैंने बताया था कि तीसरा बजट हम पढ़ेंगे, तीसरे तरीके का आउटकम बेस्ड बजट। तो आज हम आउटकम बेस्ड बजट पढ़ लेंगे, ठीक है। इन 3 में से ही आना चाहिए यार, ये 3 इंपॉर्टेंट है कुछ, तो इनमें से कोई एक पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डायरेक्टली आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि भारत में जो डिफरेंट सिक्योरिटी फोर्सेस है उनका मैंडेट क्या है, उनकी जनादेश क्या है, मतलब कौन सी फोर्स क्या करती है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही बड़ा हो सकता है इसका आंसर, इसलिए आज कुछ फोर्सेस के बारे में मैं लिख रहा हूँ। जैसे आज सीएपीएफ के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। अब सीएपीएफ में भी सारी के बारे में नहीं पढ़ पाएंगे, 4-5 आज पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी एक बार और नेक्स्ट क्वेश्चन बना करके और बाकी सारी फोर्सेस को हम कर लेंगे, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है, जो अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बनाए गए हैं हमारे, तो सीडीएस के बारे में आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी में सीडीएस जो बनाया गया तो उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, आई मीन चैलेंजेस क्या हैं सीडीएस के बनने से। तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन बन सकता है, तो वो भी इसी टॉपिक के अंदर कवर होगा। मैं क्वेश्चन 1-2 दिन में बना के आपको भेज देता हूँ। क्वेश्चन नंबर, आज हम 2 थोड़ा एथिक्स के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है फेमिनिस्ट एथिक्स के बारे में और दूसरा क्वेश्चन है शुड अ पर्सन बी कंसर्न अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन। क्या कोई पर्सन जो भी है उसको अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेज को भी सोचना चाहिए। जिन लोगों ने एथिक्स पढ़ा होगा उनको ये समझ में आ रहा होगा कि हम वर्चू एथिक्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि जो आदमी है उसका कैरेक्टर हम सुधारने की बात करते हैं। और फिर हम एक डिओंटोलॉजी पढ़ते हैं जिसमें हम ड्यूटी की बात करते हैं। तो डिओंटोलॉजी यानी कि ड्यूटी में हम कांट की बात करते हैं। और कांट ये कहते हैं कि एक कैटेगोरिकल इम्परेटिव, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैटेगोरिकल इम्परेटिव होना चाहिए, या जो आपका कंसाइंस है, मतलब जो आपकी चेतना है उसकी आवाज़, अंतरात्मा की आवाज़ आपको सुनना है और उस तरीके से आपको अपनी ड्यूटी करनी है। ड्यूटी करते समय आपको ये नहीं देखना है कि उस कार्य का फल क्या है, मतलब उसका आउटकम क्या निकलेगा, उसका आउटपुट क्या निकलेगा, ये आपको नहीं देखना है। कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, ये आपको नहीं देखना है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि क्या किसी व्यक्ति को किसी कार्य के परिणाम के बारे में चिंतित होना चाहिए, या सिर्फ कांट के हिसाब से जो बोल रहे हैं कि ड्यूटी करते जाओ ऐसा ही करते रहना चाहिए। तो क्वेश्चन में आपको इस तरीके से बात करनी है। क्वेश्चन डायरेक्टली आपको कांट नहीं पूछ रहा है, डायरेक्टली आपका व्यू जानना चाह रहा है कि आप क्या बोलोगे कि कॉन्सिक्वेंस या परिणाम देखना है या नहीं देखना है, ठीक है। तो इसमें सारी जितने भी आपको थिंकर्स के बारे में पता है उन सब का आपको एक मिक्स करके आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या सोचना है, ठीक है। ये होगा 4 क्वेश्चन आज को। क्वेश्चन नंबर 1, आउटकम बेस्ड बजटिंग क्या है, ठीक है, उसकी विशेषताएं क्या है। तो आपको पता है कि ऐसा कोई बजटिंग नाम से ही लग रहा है यार, जैसे जेंडर बजटिंग क्या था
कि बजट के अंदर जेंडर को, यानी कि फीमेल स्पेसिफिकली, इनको क्या एक तरीके का उनका पर्सपेक्टिव जेंडर के उसके बीच में, बजट के बीच में ले आना है। तो इस तरीके से आउटकम बेस्ड, मतलब आपको जो बजटिंग एक्टिविटी करनी है उसमें आउटकम को भी सोचना है। हर साल मनरेगा में पैसा बढ़ाते नहीं रहना है, रुक के एक बार ये भी देखना है कि उसका आउटकम कुछ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। मनरेगा शुरू किया गया किस लिए? गांव में गरीबी को ख़त्म करने के लिए। अब ये उद्देश्य यही ना रह जाए कि हर साल मनरेगा का पैसा ही बढ़ाना है, ये भी देखना है कि जिस उद्देश्य से, जिस आउटकम के लिए उसे शुरू किया गया था वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी पहले बनाई थी तो आपने उसका एनालिसिस किया होगा, आपने उसका विश्लेषण किया, उसके बेसिस पे आपको पता चला कि फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसके बेसिस पे आपको पता चला होगा कि कुछ और नई ज़रूरतें हैं, इसलिए आप नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेके आए, है ना। तो फिर पढ़ते हैं क्या है ये। परिणाम आधारित बजट सभी सरकारी कार्यक्रमों के परिणामों को मापता है और क्या जो धन खर्चा किया गया है, वह जो भी धन खर्चा किया गया है तो जिस कार्य के लिए वो स्वीकृत था, क्या उसी लिए खर्चा किया गया है या नहीं किया गया है। ठीक है, 2 पॉइंट्स अभी ये हमने पढ़ लिया कि आउटकम बेस्ड बजट क्या करता है। किसी भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव, हमने मनरेगा की बात करी, आप राइट टू एजुकेशन की बात करते हो मान लो, तो राइट टू एजुकेशन का भी आपके पास कुछ तो होगा ना आउटकम, आप क्या अचीव करना चाहते हो। हम कहते हैं 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन दर हम अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो यही तो आउटकम हुआ, तो आप इस बेसिस पे इसको जज करोगे। तो वो यही कहता है आउटकम बजट क्या करता है, मेजर करता है आउटकम ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स वेदर द मनी हैज़ बीन स्पेंट फॉर द पर्पज इट वॉज सैंक्शनड। हमने स्कूल बनाने को पैसा दिया, आप मिड डे मील में खर्चा कर रहे हो, तो ये भी उस आउटकम के अलग जा रहा है। ठीक है, तो ये है बेसिकली आउटकम बेस्ड बजट की डेफिनेशन। अच्छा, आउटकम बेस्ड बजट से पहले एक सिस्टम आया था इंडिया में जिसको परफॉर्मेंस बजटिंग कहते थे। इस पे अलग से क्वेश्चन मुश्किल है क्योंकि ये बहुत छोटा है, इस पे कुछ खास डिटेल में है नहीं। तो परफॉर्मेंस बजटिंग के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ, नाम से ही लग रहा है आपको कि जो सेकंड ARC था, फर्स्ट ARC था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, उसने परफॉर्मेंस बजटिंग के लिए क्या दिया था, एक उसने सिफारिश करी थी। तो उसकी सिफारिश के बेसिस पर 1969 में हमने क्या शुरू किया, परफॉर्मेंस बजटिंग शुरू की थी। परफॉर्मेंस बजटिंग में कुछ सुधार करते हुए हम बाद में आउटकम बेस्ड बजटिंग की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, आउटकम बेस्ड बजटिंग 2005-6 में शुरू किया गया है। जेंडर बजटिंग भी अगर आपको याद हो तो इसी टाइम पे शुरू किया गया है। P चिदम्बरम जी क्या थे उस समय, फिनांस मिनिस्टर थे। ठीक है, इतना हो गया कि कब शुरू किया गया है आउटकम बजट, 2005-6 में। 3 चीज़ें हमको पढ़नी है। एक होता है आउटले, परिव्यय, ये रहा परिव्यय। दूसरा होता है आउटपुट, ठीक है। थर्ड होता है आउटकम। ठीक है, ये देखिए, आउटले मतलब होता है कि आपने ये देखा कि मनरेगा को इस साल हम 5,000 करोड़ रुपए देंगे। ठीक है, आउटपुट मतलब क्या होगा कि हम ये देखेंगे कि किसी गांव में, जैसे हमारे टारगेट्स थे कि हर एक गांव में 2-2 तालाब बना देने हैं, 2-2 स्कूल्स बना देने हैं, गांव के बीच से सड़क ले जानी। ये क्या निकला, आउटपुट। आउटले मतलब मिनिस्ट्री ने मांगा होगा पैसा कि हमको ये सारे काम, ये स्कूल, सड़क और इसके लिए पैसा चाहिए, कितना चाहिए, 5,000 करोड़। तो उसने कहा होगा ले जाओ 5,000 करोड़ रुपए। आउटपुट मतलब ये चीज़ें बन जाएं क्वांटिटी में। ठीक है, क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ मैं, संख्या की बात कर रहा हूँ। तो क्वांटिटी में अगर ये चीज़ें बन गई, 2 सड़क बन गई, 2 गांव स्कूल बन गए वहाँ पर, और 2 मछली वाले तालाब वालाब जो बनाने थे बन गए, ये हो गया आउटपुट। आउटकम क्या है, जब आप स्कीम शुरू करते हो तो आपने बताया होगा कि हमारा उद्देश्य क्या है, ये चीज़ें बना करके हम क्या करना चाहते हैं। गाँव में इनरोलमेंट रेशियो, नामांकन दर को बढ़ाना चाहते हैं स्कूल के थ्रू। ठीक है, और ये तालाब के थ्रू हम क्या करना चाहते थे, ग्राउंड वाटर रिचार्ज को बढ़ाना चाहते हैं, और उसी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना चाहते हैं। अब ये जो आउटकम है ना, ये आउटकम बेस्ड बजटिंग के अंदर इस पे फोकस किया जाता है कि ये क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं, संख्या के टर्म में नहीं, क्वालिटी के टर्म में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या जिस स्कीम को जिस उद्देश्य से लॉन्च किया गया था, क्या उसने वही चीज़ क्वालिटेटिवली अचीव करी है।
तो आपको ये समझ में आ गया कि आउटले आउटपुट ये नंबर वाली बात हो रही है। आउटले हमेशा पैसे वैसे की बात कर रहेगा, आउटपुट कुछ नंबर्स की बात करेगा कि हाँ इतने स्कूल इतनी सड़क ये वो। आउटकम बात करेगा कि क्या क्वालिटेटिव चेंज हुआ, ठीक है, क्वालिटेटिव क्वालिटी, किसी भी चीज़ की क्वालिटी में क्या चेंज हुआ, ये है तीनों के बीच में डिफरेंस। तो ये आपको एक समझ में आ रहा होगा कि प्रोसेस है। आप पहले आउटले दोगे, आउटले मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज, परिणामों को प्राप्त करने के लिए जो वित्तीय संसाधन दिए जाते हैं वो हो गया परिव्यय या आउटले। आउटकम सॉरी आउटपुट, मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय दैट स्कीम। उस सरकारी योजना के माध्यम से उत्पादित वस्तुओं या सेवाओं की भौतिक मात्रा, इसको वो नापेगा आउटपुट या उत्पादन। लास्ट में है आपका आउटकम। तो परिव्यय और परिणाम के बीच की एक मध्यवर्ती चरण, परिव्यय और परिणाम, परिणाम सबसे लास्ट में, बीच में आता दोनों के आउटपुट, ठीक है। उदाहरण के लिए एक अगर स्कूल का निर्माण किया जाता है तो आउटपुट क्या हो गया, उदाहरण के लिए एक स्कूल का अगर निर्माण होता है तो ये होता है उसका आउटपुट। हमने कुछ पैसा दिया होगा, उसके बाद स्कूल का निर्माण हुआ तो ये हुआ आउटपुट। आउटकम क्या होगा, जब साक्षरता दर में वृद्धि आती है तो यह अंतिम परिणाम या उसका प्रभाव होता है। तो हम ये कहते हैं स्कूल का कंस्ट्रक्शन हो गया, दैट इज आउटपुट, ठीक है। प्लस इंक्रीज इन लिटरेसी रेट एंड फाइनल इम्पैक्ट क्या जनरेट होता है, ये होता है आउटकम। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बजटिंग की पूरी एक्सरसाइज का उद्देश्य ही है कि जो स्कार्स रिसोर्सेज हमारे पास कंट्री में, हर कंट्री के पास रिसोर्सेज कम होते हैं, इस स्कार्स रिसोर्सेज को हम प्लान करके मोस्ट एफिशिएंट तरीके से यूज़ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये करने के लिए हम बजट वाला सिस्टम यूज़ करते हैं। बजट में अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से हम अलग अलग स्कीम्स को पैसे अलॉट करते हैं। आउटकम बजट ये सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि जो उद्देश्य से पैसा दिया जा रहा है वो उसी मद में खर्च हो। जो उद्देश्य बनाया गया है कि जो आउटकम 5 साल बाद 10 साल बाद अचीव होना चाहिए वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आउटकम बेस्ड बजटिंग। अच्छा, आउटकम क्या है, एंड रिजल्ट से हमने बात करी वही, और ये फोकस करता क्वालिटी पे। आउटले किस पे फोकस कर रहा था, क्वांटिटी पे। आउटपुट किस पे कर रहा है, क्वांटिटी पे। आउटकम कर रहा है क्वालिटी पे। सिंपल यही है यार, ठीक है। ये हो गया आपका आउटकम बेस्ड बजटिंग। क्वेश्चन नंबर 2, विभिन्न सुरक्षा बल और उनके जनादेश। मैंने पहले ही बताया कि सब कुछ और सारी फोर्सेस को एक वीडियो में करना पॉसिबल भी नहीं है और एक बार करने में फ़ायदा भी नहीं है, कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो ये सिलेबस में डायरेक्टली लिखा हुआ है, बारी बारी करते चलेंगे, सारी फोर्सेस हम कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि हमारी ये सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं। कुछ लोग हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आएंगे, कुछ आएंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, ठीक है। होम आपको पता है, होम मतलब घर, तो इससे याद रख लो कि जो इंटरनल थ्रेट्स हैं आपके देश के अंदर, जो आपको थ्रेट्स मिल रही हैं इंसर्जेंसी से, टेररिज्म से या किसी और तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए आपको इंटरनली जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करनी है, वहाँ पर कौन काम करता है, नेशनल लेवल पे आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको ध्यान में रखेगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसको देखती है, एक्सटर्नल थ्रेट को, ठीक है। जो बाहर से आपको अगर किसी और कंट्री के हिसाब से अगर आपको थ्रेट मिल रही है तो उसको कौन देख रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अच्छा, मैंने इसको बोला शुरुआत में आम तौर पे, क्योंकि अभी हम कुछ ऐसे मतलब जब बारी बारी सारी फोर्सेस पढ़ेंगे तो देखेंगे कई बार जो हमने बात करी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर हैं वो भी बाहरी थ्रेट्स के बारे में ध्यान दे रही हैं, ठीक है। मतलब ये इतना कोई सटीक जो क्या नाम आप कह सकते हो डेफिनेशन नहीं है, ये भी आपको देखने को मिल रहा है। बेसिकली मोटा मोटा याद रखना है कि कुछ फोर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है, कुछ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है, और कुछ आंतरिक खतरों से मतलब हमको बचा रही है, कुछ बाहरी खतरों से, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस किसके अंदर है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आर्म्ड फोर्सेस जो बाहरी खतरों से हमें बचा रही हैं वो किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है, ठीक है। इसमें 4 चीज़ें आ रही हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये तो आपको पता ही, तीसरा इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। 4 चीज़ें हो गई, भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना और तटरक्षक बल जो है हमारा। फिर आते हैं सीएपीएफ। सीएपीएफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। एमएचए के अंदर हैं लोग, इंटरनल थ्रेट्स के लिए। कितने हैं भाई,
7 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 CAPFs हैं। अच्छा, ये अलग अलग जगह कभी कभी अलग नंबर्स दिखाता है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आप वेबसाइट पे जाओगे और वहाँ पे आप CAPF ऐसा गूगल पे लिखो, आप लिखो CAPF MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो आप देखोगे यही 7 के बारे में वो भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है आसाम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल है। तीसरा है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, दैट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF जिसको आप कहते हो। फिर है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। फिर आएगा इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, ITBP आता है आपका। फिर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। और फिर सशस्त्र सीमा बल, SSB, ठीक है। कुछ के बारे में पढ़ते हैं आज। असम राइफल्स 1835 में इनको बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है अंग्रेज बना रहे हैं। 1835 असम राइफल्स कहाँ पे काम कर रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट में कहीं काम कर रहे हैं। हेडक्वार्टर इनका कहाँ है? शिलोंग, ठीक है। बताइए जरा शिलोंग किसकी कैपिटल है? शिलोंग में इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है ये डुअल रोल काम करते हैं। डुअल रोल मतलब इनकी दोहरी भूमिका। अब दोहरी भूमिका क्या कर रहे हैं ये लोग? पहले तो आंतरिक सुरक्षा कर रहे हैं। आपको पता है असम वगैरह एरिया में इंसर्जेंसी चल रही होती है, जैसे वहाँ बोडोलैंड का डिस्प्यूट चल रहा है, असम अकॉर्ड जिसकी वजह से हुआ था, नागालैंड वगैरह वाला, ये सब इश्यूज चल ही रहे हैं। तो एक तो ये इंसर्जेंसी से हमारा ख्याल रख रहे हैं, दूसरा भारत म्यांमार सीमा की रखवाली भी कौन कर रहा है? असम राइफल्स कर रहे हैं, ठीक है। 2002 में बॉर्डर गार्डिंग फोर्स, 2002 से ये बॉर्डर गार्डिंग फोर्स हो गए हमारे लिए। मतलब किस बॉर्डर पे? इंडो म्यांमार बॉर्डर पर ये बॉर्डर गार्डिंग फोर्स की तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि उस समय एक सिस्टम लाया गया, 1 बॉर्डर 1 फोर्स। मतलब हमारे कंट्री में हर एक बॉर्डर, हर कंट्री के साथ जो बॉर्डर शेयर हो रहा है, ऐसा किया गया कि एक फोर्स को एक बॉर्डर दे दिया गया है। मतलब जैसे मान लो पाकिस्तान का बॉर्डर है, या यहाँ पर हमने बात करी कि इसका म्यांमार का, तो ये कोशिश ज़्यादातर ये करने की कोशिश की जाती है कि म्यांमार का बॉर्डर कोई एक ही फोर्स संभाले, ताकि फिर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना कठिन हो। 4 फोर्स एक ही चीज़ को ना कर सकें, अलग अलग फोर्स अलग अलग देश के साथ बॉर्डर आप संभालो। ये कहते हैं 1 फोर्स 1 बॉर्डर, ठीक है। तो उसके हिसाब से असम राइफल्स कौन सा क्या संभाल रहा है? म्यांमार बॉर्डर, इंडिया म्यांमार बॉर्डर, ठीक है। हमने 3-4 चीज़ें पढ़ी। क्या यार, इसको क्या पढ़ेंगे मेरे को नहीं पता, कचार लेवी या जो भी पढ़ेंगे, इसी तरीके का कुछ उनकी वेबसाइट पे लिखा था कि मतलब 1835 में इनको बनाया गया, तो इनको इन नाम से जाना जाता था, ठीक है। फिर उसके बाद ये आज की डेट में ओल्डेस्ट पुलिस फोर्स इन द कंट्री है, दूसरा फैक्ट। तीसरा फैक्ट, डुअल रोल है इनका, इंटरनल सिक्योरिटी प्लस म्यांमार बॉर्डर। चौथा फैक्ट क्या है भाई कि 1 बॉर्डर 1 फोर्स, और उसके साथ साथ काम क्या कर रही है? एक तो इंटेलिजेंस गैदर कर रही है हमारे लिए, प्लस बॉर्डर तो हमारा बचा ही रही है। तो असम राइफल्स हो गया। सेकंड आता है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। 1965 की लड़ाई के बाद 1965 में बनाया जा रहा है आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। असम राइफल्स था 1835 में ना, हाँ, और ये बनाया जा रहा है 1965। क्यों बनाया जा रहा है? फॉर इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एंड द मैटर्स कनेक्टेड देयरविद, भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और इससे साथ जुड़े मामलों के लिए, ठीक है। 1965 तक फिर कैसे होता था? आपने बताया कि 1965 की लड़ाई के बाद बनाया, तो 1965 तक क्या मामला चल रहा था? बेसिकली जो स्टेट गवर्नमेंट होती थी, राजस्थान का जो बॉर्डर लग रहा है ये थार वाला पाकिस्तान से, तो स्टेट गवर्नमेंट की जो फोर्सेस होंगी वो यहाँ का बॉर्डर ध्यान दे रही थी। यहाँ पे लिखा होगा कि स्टेट आर्म्ड पुलिस बटालियंस होती थी, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग फोर्सेस होती थी जो बॉर्डर सिक्योरिटी कर रही होती थी। तो 1965 में आप लेके आते हो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF। इंडो पाकिस्तान यानी कि इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर, ये कौन संभाल रहा है? BSF। यहाँ पे BSF लगा हुआ। तो अभी तक 3 बॉर्डर हो गए। म्यांमार के साथ कौन कर रहा है? असम राइफल्स। पाकिस्तान के साथ कौन कर रहा है? BSF। बांग्लादेश के साथ कौन कर रहा है? BSF, ठीक है। अच्छा, एक और बात कहता है कि BSF को कभी कभी अब LOC पे, जम्मू एंड कश्मीर वाला जो सेक्टर, वहाँ पर आर्मी के साथ साथ या आर्मी के अंडर में भी लगा दिया जाता है, ठीक है। इसको नहीं भी याद रखोगे आप तो चलेगा। 2 कंट्री जो रीजन है, पाकिस्तान बांग्लादेश, आपको याद रखना है, ठीक है। आज की डेट में दुनिया की लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है ये, ठीक है। वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल है ये BSF। भारतीय क्षेत्रों में
मतलब फर्स्ट वॉल ऑफ डिफेंस है इंडिया टेरिटरी में। अगर आप आओगे पाकिस्तान बांग्लादेश इधर से, सबसे पहले आपको बीएसएफ को पार करना पड़ेगा, है ना। ये बात होगी। तो असम राइफल्स के बारे में उन्होंने पढ़ा, सबसे पुरानी पुलिस फोर्स है इंडिया की। और बीएसएफ के बारे में पढ़ रहे हैं कि सबसे लार्जेस्ट, वर्ल्ड की लार्जेस्ट बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, ठीक है। बीएसएफ इज द ओनली सीएपीएफ विच हैज़ इट्स ओन एयर विंग, मरीन विंग और आर्टिलरी विंग, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, 3 बटालियन जो हैं बीएसएफ की, वो एनडीआरएफ के रूप में काम करती हैं। देखिए एनडीआरएफ में ऐसा नहीं कि कोई अलग फोर्स आती हैं। जब एनडीआरएफ बनाया गया तो अलग उसमें बटालियन सेट कर दी गई कि कुछ एक मिनिमम नंबर ऑफ बटालियंस हम रखेंगे, ठीक है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइए कितनी बटालियन है अभी आज की डेट में एनडीआरएफ में। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है उसमें कितनी बटालियंस है अभी। तो मान लो जितनी भी एक्स बटालियन है, 10, 12, 13 जो भी हैं, उसमें से कितनी बटालियंस बीएसएफ कंट्रीब्यूट करता है, तो 3। यानी कि बीएसएफ की 3 बटालियंस क्या कर रही हैं, वो एज अ एनडीआरएफ काम करती हैं। कहाँ पर पोस्टिंग है इनकी, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बीएसएफ। थर्ड इज सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। 1939 नीमच है मध्य प्रदेश में, नीमच, वहाँ पर क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में इसकी स्थापना की गई। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस 1939 नीमच एमपी, ठीक है, यहाँ इसकी शुरुआत की गई, इसको बनाया गया। इट प्रेजेंटली हैंडल्स अ वाइड रेंज ऑफ ड्यूटीज़। आज की डेट में बहुत सारी ड्यूटीज़ ये कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जैसे आतंकवादी विरोधी कार्यक्रम जो भी हैं चला रहे हैं, कई सारे अभियान चला रहे हैं। उसके अलावा एंटी मिलिटेंसी और एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस भी ये लोग चला रहे हैं, ठीक है। ये आपको दिख गया। की रोल इन असिस्टिंग स्टेट्स इन मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर। राज्यों को, राज्य की जो भी पुलिस फोर्स है, ये पुलिस फोर्स एक तरीके से, लेकिन सेंट्रल की और रिजर्व पुलिस फोर्स है। तो राज्य की जो पुलिस फोर्स है, स्टेट की पुलिस फोर्स है, उनको ये क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। उनका जो भी स्ट्रेंथ है उसको और मॉडिफाई और मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट सीएपीएफ। 3 फैक्ट हमने पढ़ लिया, ठीक है। वो लार्जेस्ट क्या था, बीएसएफ, लार्जेस्ट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स थी। और ये क्या है, ये लार्जेस्ट सीएपीएफ है इंडिया का, सबसे बड़ी फोर्स है इंडिया की सीएपीएफ में, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्सेस जो होती हैं, शांति अभियान जो होते हैं, उसमें जो हमारी फोर्सेस जाती हैं, तो उसमें सीएपीएफ और सीआरपीएफ के लोग जाते हैं, ठीक है। इट टेक्स पार्ट इन यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस, पोस्ट गवर्नमेंट डिसीजंस टू यूज each security agency in its mandate purpose. The counter insurgency operations have been mainly given to CRPF. हमने भी बात की थी कि हमने बोला था कि एक फोर्स को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। जैसे हम असम राइफल्स को म्यांमार दे दिया था, ठीक है, बीएसएफ को दे दिया पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर, उस तरीके से सीआरपीएफ को दे दिया क्या, इंसर्जेंसी संभालो भाई, ठीक है। फिर आता है रैपिड एक्शन फोर्स। कभी दंगे होंगे में आसपास से आपने देखा होगा कि ब्लू कलर का कपड़ा पहने कुछ लोग आई मीन नहीं, फोर्स वाले होते हैं, और दंगा नियंत्रण वो वाहन लेकर के, और फिर ये वाली फोर्स जो आती है, इसको हम कहते हैं आरएएफ, रैपिड एक्शन फोर्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, रैपिडली एक्शन करेगी, मतलब तेज़ी से रिस्पॉन्स करेगी। तो ये सीआरपीएफ की स्पेशलाइज्ड विंग है, ये अलग से सीएपीएफ नहीं है, इसलिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो सीआरपीएफ में से ही कुछ लोग को निकाल के क्या बना दिया गया, आरएएफ। अच्छा, अभी पढ़ा था हमने एनडीआरएफ। एनडीआरएफ में कौन जाता है, सीआरपीएफ जा रहा है या बीएसएफ जा रहा है। तो ये देखो बीएसएफ वाले क्या देख रहे हैं, बॉर्डर भी देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं, एनडीआरएफ भी देख रहे हैं। उसी तरीके से सीआरपीएफ वाले इंसर्जेंसी भी देख रहे हैं, उसके साथ साथ एक्शन फोर्स भी देख रहे हैं। रैपिड एक्शन फोर्स का बनाया कब गया, 1991 में। क्यों बनाया गया, क्राउड कंट्रोल करने के लिए, भीड़ को संभालने के लिए, दंगे की सिचुएशन में किसी का रिलीफ ऑपरेशन चलाना है, तो इन सारे स्पेशलाइज्ड कामों के लिए बनाया गया है रैपिड एक्शन फोर्स। इसकी बटालियन जो होती हैं रैपिड एक्शन फोर्स की, 10 कम्युनली सेंसिटिव लोकेशंस अक्रॉस द कंट्री, वहाँ पर इसको तैनात किया गया है। जो 10 ऐसे क्षेत्र हैं भारत के जहाँ पर सांप्रदायिक रूप से जो संवेदनशील हैं,
वैसे 10 क्षेत्रों में क्या लगाया गया आपका, रैपिड एक्शन फोर्स को वहाँ लगा के रखा गया है। ठीक है, मतलब वहाँ पे आसपास में रहते हैं, जैसे ही काम ज़रूरत पड़ेगी तुरंत रिस्पॉन्स करेंगे। तो यार अभी आज हमने सिर्फ 3 फोर्सेस पढ़ी है ना, हमने पढ़ा असम राइफल, फिर हमने पढ़ा BSF, फिर हमने पढ़ा CRPF और फिर पढ़ा रैपिड एक्शन फोर्स। ठीक है, तो अभी 7 फोर्सेस हमने बताई थी, उसमें से 3 पढ़ ली, 4 बाकी हैं। हम 4 भी जल्दी से वीडियो बना के कंप्लीट करेंगे, 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमिनिस्ट एथिक्स के बारे में। एथिक्स में हमने जो पढ़ा है, कई सारे थिंकर्स के बारे में पढ़ना है, उसमें से एक है फेमिनिस्ट एथिक्स। ठीक है, आपसे मीडिया एथिक्स के बारे में पूछ सकता है, डॉक्टर के एथिक्स के बारे में पूछ सकता है, कई सारे प्रोफेशनल एथिक्स आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कहता है, पहला स्टेटमेंट लिखता है कि विमेन आर मॉरली लेस कैपेबल दैन मेन। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब एक स्टेटमेंट है जो कहता है महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम नैतिक होती हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? डू यू एग्री? एक्सप्लेन व्हाट इज फेमिनिस्ट एथिक्स। या जो स्टेटमेंट पहला हमने बोला है कि विमेन आर मॉरली लेस कैपेबल दैन मेन, इसके परिप्रेक्ष्य में ये बताइए कि फेमिनिस्ट एथिक्स क्या होती है। फेमिनिस्ट एथिक्स मतलब महिलाओं के नज़रिए से एथिक्स को देखना, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो महिलाओं के नज़रिए से क्यों देखने की ज़रूरत पड़ी, यानी कि जो हम पहला नज़रिया था हमारा, आज तक जैसे भी देख रहे थे, उसमें कुछ गड़बड़ी थी। उसमें गड़बड़ी यही थी कि वो महिलाओं का पर्सपेक्टिव वहाँ पर नहीं रख रहा था। ये हो गया इसका बैकग्राउंड। ठीक है, तो कहता है कि फेमिनिस्ट एथिक्स इज अबाउट लुकिंग एंड एनालाइजिंग एथिक्स ऑफ ह्यूमन एक्शन फ्रॉम फीमेल पर्सपेक्टिव। नारीवादी नैतिकता क्या है? महिला परिप्रेक्ष्य से नैतिकता को देखने और समझने की एक तरीके की पहल है। एज पर फीमेल एथिसिस्ट के जो फीमेल थिंकर्स होती हैं, एथिक्स के थिंकर्स हैं, उनके हिसाब से द डिसिप्लिन ऑफ एथिक्स हैज़ बिन ट्रेडिशनली मेल बाइस्ड। वो कहती हैं कि जेंडर पर्सपेक्टिव हमको एथिक्स में लाना है। क्यों लाना है? क्योंकि ट्रेडिशनली एथिक्स जो है वो मेल बाइस्ड है, मेल डोमिनेटेड रहा है, मेल बाइस्ड रहा है। मेल की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा है, फीमेल की तरफ कम है। फीमेल का रिप्रेजेंटेशन वो कर नहीं रहा, फीमेल की व्यूज़ को नहीं दिखा रहा है। इसीलिए ज़रूरत है फीमेल एथिक्स यानी कि फेमिनिस्ट एथिक्स की। ठीक है, तो कहती है, ये जो थिंकर्स होती हैं कहती हैं कि जो भी आज तक एथिक्स है, इट इज़ नथिंग बट रिफ्लेक्शन ऑफ प्रीजुडिसेस एंड जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। समाज में व्याप्त पूर्वाग्रह और लिंग आधारित भेदभाव का प्रतिबिंब है जो आज की डेट में एथिक्स है। क्यों? क्योंकि विमेन का पॉइंट ऑफ व्यू वो दिखा नहीं रहा है। ठीक है, कहता है ट्रेडिशनली, ये पॉइंट से जोड़ते हैं कि ट्रेडिशनली द वुमेन हैज़ बीन कंसिडर्ड मॉरली लेस कॉम्पिटेंट दैन मेन। परंपरागत रूप से महिलाओं को पुरुषों की तुलना में नैतिक रूप से कम सक्षम माना गया है। कई चीज़ें हैं जो ऐसे पूर्वाग्रह और ऐसी डिस्क्रिमिनेशन को स्ट्रांग बनाती हैं। जैसे युधिष्ठिर ने एक बार, ऐसा कहते हैं माइथोलॉजी में, युधिष्ठिर ने औरतों को श्राप दिया था कि आपके पेट में कुछ नहीं पचेगा। और फिर आज भी कई लोग बोलते हैं कि औरतों को कुछ नहीं बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हर चीज़ें शेयर कर देती हैं। ठीक है, तो ये क्या है? या इनफैक्ट आपका माइथोलॉजी तक ये कह रहा है कि वीमेन जो होती हैं वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है। इसका यही तो मतलब हुआ कि उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप उनको बात नहीं बता सकते क्योंकि दे कांट कीप योर सीक्रेट्स। अच्छा, मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, ये मेरा मानना नहीं है, ये युधिष्ठिर ने बोल के गए हैं। ठीक है, सो युधिष्ठिर ऐसा बोल के गए। बाकी फिर आपने रामायण देखी होगी तो लास्ट में देखा होगा कि अग्नि परीक्षा सीता जी ने दिया, राम जी ने नहीं। कैरेक्टर पे सवाल किसके उठाया? सीता जी के कैरेक्टर पे सवाल उठाया। ठीक है, फिर इवेंचुअली सफ़र किसको करना पड़ा? सीता जी को। ये भी दिखा रहा है कि माइथोलॉजी किस तरीके से जेंडर बायस्ड है, माइथोलॉजी किस तरीके से प्रूव करती है और या रीइंफोर्स करने की कोशिश करती है कि वुमेन जो होती हैं वो एथिकली उतने स्ट्रांग नहीं जितने मेल हैं, है ना। क्यों सीता के कैरेक्टर पे आखिर आपने सवाल उठाया, वाई नॉट राम? तो ये दो आप एग्जांपल दो। फिर आप मॉडर्न टाइम्स में आओ। मॉडर्न टाइम्स में आप देखोगे कि आज की डेट में भी आप देखोगे कि ज़्यादा डिसेंसी किससे हम एक्सपेक्ट करते हैं? फीमेल से।
रेप्स के बाद हमारे लीडर्स तक ये बोलते हैं कि लड़के हैं, गलती हो गई होगी। और इसकी वजह से विमेन की ड्रेस को लेकर के आप फिर कमेंट्स करोगे कि उसने कपड़े ऐसे पहने थे, प्रोवोकेटिंग बिहेवियर था। तो बेसिकली आप सारी मोरालिटी डिसेंसी क्यों विमेन से एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप उनको मानते हो, फिर सारी चीज़ की गलती विमेन पे आ गई कि उनकी गलती रही होगी, दैट इज वाई। मतलब विमेन रिस्पॉन्सिबल हो गई आपकी इमोरलिटी के लिए। मतलब आपने भी गलती करी तो उसका ठीकरा किसी और के सर डाल दिया। तो दिस इज आई एम ट्राइंग टू प्रूव दैट कितना बायस रहा है पूरा माइथोलॉजी से लेके आज तक का हमारा पैटर्न, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है सोसाइटी को लेकर के। फिर कहता है थिंकर्स हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जो इस चीज़ को और स्ट्रांगली प्रूव करते हैं। मतलब वो फिर से बोलते हैं कि वुमेन्स आर नॉट एज इक्वली मॉरल एज मेल। कहते हैं कि थिंकर जैसे एरिस्टोटल रहे हैं, हमने पढ़ा है कि एरिस्टोटल फोकस करते हैं कि लाइफ में आपको करेज पे फोकस करना चाहिए। करेज, तो करेज कैसी वैल्यू है? आपने फीमेल्स के लिए करेज वर्ड नहीं यूज़ किया होगा हमेशा। फीमेल की वैल्यूज़ अलग होती हैं, मेल की वैल्यूज़ अलग होती हैं समाज में। फीमेल्स की एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं, फीमेल से आपकी एक्सपेक्टेशन अलग है, मेल से अलग है। सो वैल्यूज़ भी तो दोनों की डिफरेंट होनी चाहिए। आप मेल से करेज की वो करो ना मांग, आप फीमेल को भी एक ही तराजू पे कैसे नाप सकते हो? तो अगर फीमेल के लिए आप करेज की बात करो तो विमेन के लिए केयर की बात करो। दोनों की वैल्यूज़ अलग हैं। कुल मिला के मैं कहना ये चाह रहा हूँ। अभी हम इस पर और अच्छे से आएंगे। तो कहता है कि एरिस्टोटल कंसिडर करते हैं कि ओनली मेल वैल्यूज़ आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एथिकल कैरेक्टर। मेल डोमिनेटेड वैल्यू, वही वो लोग कहते हैं कि अगर आपको एथिकल बनना है तो ये वैल्यूज़ आपके अंदर होनी चाहिए। और उसको आप एनालाइज करोगे तो ये सारी वैल्यूज़ हैं जो मेल डोमिनेटेड हैं, वो सोसाइटी में मेल लोगों के लिए ही यूज़ की जाती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो फीमेल का पर्सपेक्टिव कहाँ गया भाई? सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि मेल जो चिल्ड्रन होते हैं, मेल बॉय जो पैदा होगा वो फीमेल से जल्दी इंडिपेंडेंट बिहेवियर सीख जाता है। यहाँ भी आप दिखा रहे हो डोमिनेंस ऑफ मेल ओवर फीमेल, है ना। लॉरेंस कोलबर्ग का आप एग्जांपल दे सकते हो। तो 6 स्टेजेस में मोरालिटी का डेवलपमेंट करते हैं और ये स्टेजेस भी उनकी बायस्ड होती हैं टुवर्ड्स मेन। तो 3 हमने एग्जांपल्स दे लिए। फिर क्या? सो फीमेल एथिक्स ट्राइज टू ब्रिंग अ जेंडर न्यूट्रल पर्सपेक्टिव इन एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड रीबैलेंस नॉर्मेटिव थ्योरीज ऑफ एथिक्स विच आर मेल बायस्ड। तो स्त्री नैतिकता वाले जो ये भी थ्योरीज हैं, थिंकर्स हैं, ये नैतिक मानकों के असंतुलित आदर्श सिद्धांतों में एक लिंग तटस्थ परिप्रेक्ष्य लाने की कोशिश करते हैं जो अभी आज के डेट में पुरुष की तरफ पक्षपात करती हैं, पुरुष की तरफ झुकी हुई हैं। ठीक है, मुख्य रूप से पुरुष दार्शनिकों के प्रभुत्व के कारण हुआ था। मोस्ट ऑफ द टाइम आज तक एथिक्स में जो हम मेजर थिंकर्स पढ़ रहे हैं, मेल ही पढ़ रहे हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन, उन्होंने थियरीज जो थी, उन्होंने जो वैल्यूज़ बताई वो भी मेल डोमिनेटेड वैल्यूज़ बता दी। तो ये एक रीज़न रहा इसका। ठीक है, अब आज की डेट में आपको कुछ थिंकर्स के नाम याद होने चाहिए जो फेमिनिस्ट एथिक्स से जुड़े हुए हैं। एक है कैरोल गिलिगन। अच्छा, गिलिगन वर्ड आपने इससे पहले सुना है क्या? सॉरी हाँ, विंस गिलिगन का नाम सुना होगा यार, जिन्होंने ब्रेकिंग बैड देखा होगा, तो वहाँ से याद कर लेना आप लोगों ने, कैरोल गिलिगन। ठीक है, उसके बाद आती हैं एलिसन जैगर, ये 2 लोग हैं, और एक है क्लाउडिया क्लार्ड। ठीक है, 3 लोग का नाम थोड़ा याद रख लेना, एक भी याद रहेगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, कैरोल गिलिगन, विंस गिलिगन से याद रख लेना, और एलिसन जैगर और क्लाउडिया क्लार्ड, ये 3 ऐसे थिंकर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिस ऑफ क्रिटिसिज्म ये कहती हैं कि रोल ऑफ वुमेन और मेल अलग अलग है, इसलिए इनकी वैल्यूज़ भी अलग होनी चाहिए। जैसे हमारे लिए यानी कि फीमेल के लिए क्या वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है? लव, केयर, सैक्रिफाइस। एक माँ बहुत सारे सैक्रिफाइस करती है, मदर। ठीक है, कंपैशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, पूरे घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी हम संभाल रहे होते हैं। इनफॉर्मल बिहेवियर होता है फीमेल्स का, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इन बिहेवियर। सो ये वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमको क्यों आप उस तराजू पे नाप रहे हो? करेज, फिर उसके बाद जस्टिस, या फिर कोई और मेल डोमिनेटेड जो वैल्यू है। ठीक है, ये रहा पूरा फीमेल एथिक्स, जिसका सिंपल एक फंडा है। वो कहते हैं लोग कि जो ट्रेडिशनली आपका एथिक्स रहा है वो मेल डोमिनेटेड रहा है,
क्योंकि ऐसा रहा है कि जो थिंकर्स रहे हैं, फिलोसफर्स रहे हैं, वो भी मैक्सिमम मेल रहे हैं। दूसरा तो इसी चीज़ को ख़त्म करना है और जेंडर पर्सपेक्टिव हमको लाना है एथिक्स में। फिर दिक्कत इनको क्या है, इनको दिक्कत ये है कि आज तक एथिक्स को नापने के लिए हमने पढ़ चुके हैं एथिक्स को आप कैसे नापते हो, वैल्यूज़ के बेसिस पे नापते हो। अगर आप वैल्यूज़ ही ऐसे रखे हो जो इन जनरल मेल्स में ही पाए जाते हैं या मेल्स की ही रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप फीमेल्स को वैसे भी मॉरली लेस कॉम्पिटेंट समझोगे। इसीलिए ये लोग कहते हैं कि पहले तो इस मेल डोमिनेंस को ख़त्म करो, तो 3 थिंकर्स आ गए। फिर वैल्यूज़ में कुछ परिवर्तन करोगे, इन वैल्यूज़ को भी कंसिडर करो जो विमेन की लाइफ में इंपॉर्टेंट है, विमेन को जो आप एक्सपेक्ट करते हो सोसाइटी से, तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये विमेन की लाइफ को ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। इसलिए इनके बेसिस पे आप जज करो विमेन की मोरालिटी या एथिक्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, शुड अ पर्सन बी कंसर्न्ड अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्शन? क्या किसी व्यक्ति को कार्य के परिणाम के बारे में चिंतित होना चाहिए? उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए। हाँ, तो क्या भाई, शुड अ पर्सन बी कंसर्न्ड अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन एक्शन? आपको पता है डियोंटोलॉजी यानी कि कौन, इमैनुअल कांट, क्या फिर श्रीमद् भगवद गीता क्या बोलते हैं? कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। फल मतलब कॉन्सिक्वेंस, काम करो, अपनी ड्यूटी करो, परिणाम या उसका क्या आउटकम होगा वो मत सोचो। अजीब सी बात है, अभी कुछ देर पहले ही आउटकम बजट पढ़ रहे थे और लास्ट क्वेश्चन आ गया जो यही पूछ रहा है कि परिणाम देखना भी है कि नहीं देखना है। तो एग्जाम्पल में आप एक बात तो ये ज़रूर लिखोगे कि परिणाम भी देखना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको दोनों साइड की बातें लिखनी है। एथिक्स के आंसर में ये भी करना है कि आपको दोनों व्यूज़ दिखाने हैं। ठीक है, ये नहीं कि एक बार कुछ पकड़ लिया शुरू से कि नहीं चलना, नहीं करना है, फिर पूरा आंसर इसी पे लिख दिया कि हाँ नहीं देखना चाहिए। कांट नहीं बनना हमको आंसर लिखना है। ठीक है, अब लॉकडाउन में क्या हुआ? लॉकडाउन हमने क्यों लगाया? लॉकडाउन हमारा क्या था? मीन्स था। हम इस क्वेश्चन में मीन्स और एंड के बारे में पढ़ेंगे। एंड मतलब क्या? अंत मतलब क्या लक्ष्य आप पाना चाहते हो। मीन्स मतलब किस तरीके से पाना चाहते हो। तो साध्य और साधन, ये वाला जो सिस्टम होता है वो हो गया। ठीक है, तो मीन्स हो गया किस साधन से, और ये जिस चीज़ की आप साधना कर रहे हो साध्य कहोगे ना उसको, तो ये हो गया एंड यानी कि परिणाम। तो कहता है कि हमने लॉकडाउन क्यों लगाया? लॉकडाउन लगाने का हमारा उद्देश्य था, एक एम था कि कोविड का जो स्प्रेड है उसको हम धीमा कर सकें। तो आप यही देख रहे हो कि एक एक्शन, यहाँ पे हमारा जो एक्शन है वो हम क्या देखते हुए कर रहे हैं? कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोच के कर रहे हैं। तो पहले ही हमने देख लिया कि भाई बहुत सारे एक्शंस हैं हमारे जहाँ पर हमारा जो पूरा एक्शन होता है वो कॉन्सिक्वेंस को ध्यान में रख के ही होता है ना। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, डीमोनेटाइजेशन किया गया, विमुद्रीकरण। डिमोनेटाइजेशन जब किया गया, सरकार के पास बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन लोगों ने ये सब बताया होगा कितने लोग को बैंक में खड़ा होना पड़ सकता है, कई लोगों की जान तक जा सकती है, इसके कितने बड़े इम्प्लीकेशंस पड़ सकते हैं, नोटबोर्ड छापने के क्या खर्चे हैं, ये सब पता चला होगा। लेकिन इसके बाद भी सरकार ने काम किया, सरकार ने डिसीजन लिया। क्यों? क्योंकि उसके उद्देश्य और बड़े थे। उसका उद्देश्य क्या था? ब्लैक मनी ख़त्म करना है, भारत में करप्शन को ख़त्म करना है। इसी उद्देश्य से तो डिमोनेटाइजेशन किया गया। तो यानी कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पर एंड जो था कॉन्सिक्वेंस था, कॉन्सिक्वेंसेस, यहाँ पर भी कुछ कॉन्सिक्वेंस को देख करके एक्शन लिया गया। तो हम ये कह रहे हैं कि हाँ, बहुत से टाइम पे ऐसा होता है कि हम कॉन्सिक्वेंस को देख करके एक्शन लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना चाहिए? तो अभी तक तो ये समझ में आ रहा है हाँ सोचा जा सकता है। फिर आगे क्या? आगे कहता है कि डियोंटोलॉजिकल थिंकर्स जो हों, जैसे कांट है, ही विल नॉट प्रेफर ह्यूमन एक्शन कंसिडरिंग कॉन्सिक्वेंसेस। तो कांट को अगर ये सवाल आप पूछते तो डायरेक्टली मना कर देते हैं। वो कहते नहीं, काम करते समय आपको एक्शंस बस पे ध्यान देना है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, इसको नहीं देखना है। उसके लिए वो कहते हैं कि आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, जिसको कहते हैं कैटेगोरिकल इम्परेटिव।
तो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव से एक मॉरल कमांड आएगी, एक मॉरल कमांड, एक नैतिकता आपकी क्या होनी चाहिए, ये आपका जो अंतरात्मा है वो बताएगी आपको। और फिर आपको क्या करना है, एक्शन लेना है। अब ये एक्शन जो होना चाहिए, इसमें आप कॉन्सिक्वेंस के बारे में नहीं सोचोगे। आपको एक्शन इस तरीके से लेना है कि आपकी जगह उस सिचुएशन में पूरी दुनिया में कोई भी हो, वो वही काम करे जो आप कर रहे हो। समझ रहे हो आप, जिसको आप वो कहते हैं यूनिवर्सल। आपका एक्शन यूनिवर्सल होना चाहिए, कि मतलब किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको वही काम करना चाहिए जो उस सिचुएशन में कोई और आदमी भी करेगा। मतलब आपको उसके कॉन्सिक्वेंस के बारे में नहीं सोचना है, आपको एक्शन ही इस तरीके का करना है कि वो दुनिया भर में कोई भी हो वो वही काम करे। यानी कि आप यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एक्शन की बात करते हो। इसीलिए इनको कहते हैं मॉरल एब्सोल्यूटिज्म, कि एब्सोल्यूटनेस है, रिलेटिविटी नहीं है। ये वर्ड के मतलब आपको पता होंगे कि इनके हिसाब से जो नैतिकता है वो परिप्रेक्ष्य नहीं है, किसी भी चीज़ के सापेक्ष परिप्रेक्ष्य ये वाला टाइप सही सिस्टम नहीं है। मोरालिटी मतलब मोरालिटी है। वो इंडिया में बैठा हुआ आदमी भी सिचुएशन में यही काम करेगा, वो पाकिस्तान में बाहर किसी और कंट्री में बैठा हुआ आदमी भी यही करेगा। समझ रहे हो आप, आज भी वो काम वही करेगा आदमी, कल को भी वही करने का होगा तो वही करेगा। मतलब उसकी ड्यूटी बेसिस पे वो काम करेगा। सो एज पर कांट, ह्यूमन मस्ट लिसन टू मॉरल कमांड, और अपनी कंसाइंस को, जो उनका नैतिक आदेश है जो उसके अंतरात्मा से आ रहा है उसको सुनना चाहिए और उस हिसाब से उसको कार्य करना चाहिए। इस तरह का वही कार्य करना चाहिए कि उसका जो कार्य है वो सार्वभौमिक हो जाए। ठीक है, मतलब कांट के हिसाब से अगर आपके सामने कोई आया, उसने आपसे कोई चीज़ पूछी, तो आपका जो जवाब होगा तो आपको ट्रुथ बोलना पड़ेगा। क्यों ट्रुथ बोलना पड़ेगा? क्योंकि आप अपने एक्शन को यूनिवर्सल बनाना चाहते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि इस सिचुएशन में मैं ट्रुथ बोल रहा हूँ। तो बेसिकली इस सिचुएशन में सबको ट्रुथ बोलना चाहिए। कुल मिला के कहने का मतलब क्या है कि आपका एक्शन ऐसा होना चाहिए जो यूनिवर्सल हो। यूनिवर्सल आपका एक्शन तभी होगा जब आप एक्शन के कॉन्सिक्वेंस को नहीं सोचेंगे। ठीक है, क्योंकि मे भी अगर आप कॉन्सिक्वेंस को सोचने लग जाएं तो अपनी ड्यूटी भूल के आप अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने में लग जाएं। जैसे आप एक ऑफिसर हो, आपको किसी ने करप्शन ऑफर किया, ठीक है, पहली बार किया, उसने कहा सर 500 रुपये ले लो, काम कर दो। यहाँ पर आपने बोला मैं काम नहीं करूँगा, पैसे लेकर तो बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं अपने हिसाब से नियम कानून देख के आपका काम कर दूँगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, करप्शन को मना कर दिया। ठीक है, कांट के हिसाब से ये बहुत सही है, अच्छा किया आपने करप्शन मना कर दिया। क्यों? क्योंकि आपका एक्शन यूनिवर्सल है। कांट भी चाहता है कि अगर सोसाइटी में एथिक्स करना है तो ड्यूटी आपको फॉलो करनी है। यहाँ पे आपकी अंतरात्मा बोलती है ठीक है हमको करप्शन नहीं करना चाहिए, आपने भी उस चीज़ को फॉलो किया और आपने करप्शन से मना कर दिया। दूसरी सिचुएशन, वही आदमी आपके पास आया, कहा सर लास्ट टाइम 500 रुपया दे रहा था, इस बार 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, और साथ साथ आपकी कनपट्टी पे बंदूक लगा दिया उसने, कैसा है पैसा भी ले लो नहीं तो जान ले लूँगा। और अब आपने क्या किया कि भाई दे दो, पैसा ही दे दो, 5 लाख रुपए ले लिया। अब आपने क्या किया, करप्शन तो कर दिया। अब कॉन्सिक्वेंस देखने वाला आदमी क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि मेरी जान जा सकती थी, इसलिए मैंने करप्शन किया। तो बेसिकली आप ये देख रहे हो कि अलग अलग सिचुएशन में आदमी अगर कॉन्सिक्वेंस को देखता है तो वो अपने गलत एक्शन को भी जस्टिफाई कर सकता है। समझ में आ रही है आपको बात? अगर कॉन्सिक्वेंस को आदमी ध्यान में ना रखे तो हमेशा हर डिग्री में, चाहे उसको कितनी भी समस्या झेलनी पड़े, वो वही काम करेगा जो सबसे उचित है, बेस्ट है और जो मॉरली करेक्ट है। समझ गए आप? हालांकि इसकी नुकसान भी है, यहाँ पर जान जाने का खतरा है, जान जा भी सकती है, लेकिन अब कांट को इसीलिए कहते हैं कि आइडियल आदमी है, आइडियल बात करते हैं आप। ठीक है, क्योंकि हमेशा कॉन्सिक्वेंस को अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे अवॉइड करना ज़रूरी होता है। क्योंकि आप अगर कॉन्सिक्वेंस को अवॉइड हर बार नहीं करोगे तो फिर आप किसी भी गलत एक्शन को जस्टिफाई कर सकते हो।
जैसे यहाँ करप्शन को जस्टिफाई कर दिया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि करप्शन ग्रीजेज द व्हील ऑफ इकोनॉमी, कि करप्शन एक तरीके का ग्रीस का काम करता है। जो ब्यूरोक्रेसी के पहिए हैं उसमें ग्रीस लगा दो करप्शन का, बहुत तेज़ी से दौड़ेंगे, बहुत जल्दी जल्दी काम होगा। तो अगर जल्दी जल्दी काम हो रहा है, इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, बिजनेस तेज़ी से हो रहा है, तो क्या समस्या अगर 150 दे भी दिया। तो वो लोग आपने देखा ना कि करप्शन जैसी चीज़ को भी जस्टिफाई कर ले गए, कैसे, ये बोल के कि चलो पूरी इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है इसकी वजह से। तो कांट कहता है ये चीज़ सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप करप्शन को एक एज अ ट्रेंड सेट कर दोगे, फिर आप करप्शन को यूनिवर्सल बना दोगे। उसने कहा ना कि आपका एक्शन यूनिवर्सल होना चाहिए, फिर तो आपने करप्शन को यूनिवर्सल बना दिया। तो ये इसलिए वो कहता है कि हमेशा एक्शन का कॉन्सिक्वेंस आपको नहीं देखना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब आप कोई भी अपनी ड्यूटी, आप अपने कॉन्सिक्वेंस यानी कि उसके परिणाम को देख के कर रहे होते, तो बहुत चांसेस ये हैं कि आपके मन में क्या आएगा, ग्रीड। ग्रीड मतलब लालच। और जब लालच आएगा तो लालच आपके जो सेंसेस हैं, ठीक है, आपकी जो इंद्रियां, उस पर एक पर्दा डाल देगी। पर्दा कैसा कि अब आप सही गलत के बीच में अंतर करने में अक्षम हो जाएंगे। आपको नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है, आपको बस क्या दिख रहा है, अपना इंटरेस्ट, अपना लालच। इसलिए भी कांट कहता है कि आपको एक्शन का कॉन्सिक्वेंस नहीं देखना चाहिए, आपको सिर्फ एक्शन करना चाहिए। मान लो कि वो एक्शन तुम्हारा ड्यूटी, और अपनी ड्यूटी को करो, ठीक है। वो कहते हैं कि पहला चीज़ कि आपका एक्शन यूनिवर्सल होना चाहिए, और दूसरा कहते हैं कि एनी एक्शन विच इज़ नॉट डन या कमिटेड बाय ए सेंस ऑफ मोरालिटी इज़ नॉट अ गुड एक्शन। कहते हैं कि आपको जो भी एक्शन अपना करना है वो ड्यूटी मान के उसको करो। जो एक्शन आप ड्यूटी मान के करते हो वही मोरल है, बाकी इमोरल है। तो ये कहते हैं कि पहले तो यूनिवर्सल एक्शन होना चाहिए, दूसरा उसको ड्यूटी मान के करो। मतलब तुम्हारा एक्शन तुम्हारा ड्यूटी है, इसमें कॉन्सिक्वेंस का कोई जगह है ही नहीं, ठीक है। इस तरीके से अगर आप सिर्फ एक्शन करोगे तो आप समाज में क्या इस्टेब्लिश कर रहे हो, एक ऑर्डर इस्टेब्लिश कर रहे हो, आप ड्यूटी के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हो। तो कांट का ये सब इम्पोर्टेंस है कि हर आदमी फिर अपनी ड्यूटी को मानेगा, भले ही उससे उसका कुछ शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी नुकसान भी हो रहा हो, ठीक है। फिर कहते हैं ये करप्शन को जस्टिफाई कर सकते हैं, ये मॉरल एब्सोल्यूटिज्म की बात करते हैं, सार्वभौमिकता या नैतिकता निरपेक्षता की बात करते हैं। ये सापेक्ष नहीं, निरपेक्ष है। जो नैतिकता यहाँ है, जो इस समय है, वही कल भी होगी, परसों भी होगी, और किसी और देश, किसी और जगह भी होगी। समझ रहे हो? नैतिकता को यूनिवर्सल बनाने की वो बात करते हैं, सबको ड्यूटी फॉलो करने की बात करते हैं। जो मैं कह रहा हूँ वो चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप एक बार मेरे लेक्चर के बाद प्लीज़ इसको पढ़ा करिए, पूरा आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे ये पेज अभी इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसको आप पढ़िए फिर, ठीक है। However, human action can't be without consequences। हमने भी बात की कि परिणाम के बिना तो हमेशा हम कर ही नहीं सकते ना यार, परिणाम जानना चाहिए होता है हमको। हम तैयारी कर रहे हैं, अब टेस्ट सीरीज देते हैं, हम टेस्ट सीरीज इसलिए थोड़ी देते हैं यार कि हमारी ड्यूटी है, या फिर हमारा कैटेगोरिकल इम्पोरेटिव हमको कह रहा है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। अरे कर्म करने के बाद हम फिर आकर के अपने मार्क्स देखते हैं, मार्क्स तो मान लो छोड़ दो, मार्क्स नहीं भी देखोगे तो हर पेज पे टीचर के रिमार्क तो देखोगे। फिर ये रिमार्क देख करके अगर ये परिणाम की चिंता आप करोगे ही नहीं, परिणाम के बारे में आपको चिंता ही नहीं रहेगी, तो आप फिर कैसे जज करोगे, कैसे अपने आप को सुधारोगे अगली बार के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको कुछ तो आउटकम के बारे में सोचना ही है। आप प्रिपरेशन ही इस तरीके से कर रहे हो, पूरी प्लान करके कर रहे हो, प्लान करके आप मेहनत कर रहे हो कि प्रीलिम्स निकलेगा, फिर मेंस निकलेगा, इंटरव्यू निकलेगा, इस तरीके से पूरा खेल ही आउटकम के बेसिस पे। आउटकम को सोच के आपने पूरी जर्नी शुरू की, आउटकम को सोच के आपने 1 साल का अपने आप को टाइम दिया कि 1 साल में तैयार करके निकल जाना है। तो ये आप ये कह नहीं सकते कि हम आउटकम के बिना काम कर दें। सोचो अगर किसी के घर वालों में किसी को हार्ट की डिजीज़ हो, है ना, तो कांट के हिसाब से, और वो आपके सिलेक्शन को लेकर के बड़ा इमोशनल हो कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने उसको बताया तो उसका हार्ट डिजीज़ है और उनको खतरा भी हो सकता है उनकी जान को। तो कांट के हिसाब से तो रिजल्ट आया और आपका नहीं हुआ, तो आपको पहले जाके उनको बता देना चाहिए कि नहीं हुआ, ताकि फिर वो दिक्कत ही हो जाए, उनको हार्ट डिजीज़ है तो। लेकिन फिर हम ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, हर जगह नहीं हम आउटकम को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस जगह देखो
इस जगह क्या है, आउटकम को देखना ही पड़ेगा। आप अपना रिजल्ट उनको बताओगे ठीक है, लेकिन आप इस तरीके से बताने की कोशिश करोगे कि उनके ऊपर जो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है वो कम से कम पड़े। यानी कि आप आउटकम का ध्यान देते हुए अपने एक्शन में कुछ चेंजेस करोगे, डायरेक्ट ना बता के इनडायरेक्टली कुछ तरीके से। जैसे हम बचपन में करते थे कि अरे पेपर ही कठिन आ गया था, इतने नंबर कम आया, या टॉपर का भी बस 5 नंबर अधिक आया हमसे, इस तरीके की बात करते थे। वो यही सब था कि सामने वाले को बुरा कम लगे, है ना। तो आउटकम को तो हम छोड़ ही नहीं सकते। अब स्कीम चला रहे हो आप, मनरेगा चला रहे हो आप इतने सालों से, तो आउटकम के बेसिस पे ही तो कर रहे हो। आपको आउटकम क्या करना है कि आपको गरीबी को कम करना है। अब क्या हम अपने एक्शन का आउटकम छोड़ दे तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हर साल बजट किस बेसिस पे बनाएंगे भाई। तो आउटकम को हम हर जगह छोड़ तो नहीं सकते हैं। अगर आपको सामाजिक वितरण करना है, पुनर्वितरण न्याय करना है, सामाजिक न्याय करना है, तो इन सब चीज़ों में आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है सोसाइटी में। आपको एक जगह से टैक्स लेके दूसरी जगह बांटना है। हर जगह आपको आउटकम के बारे में सोचना पड़ेगा। यूटिलिटेरियन थिंकर्स कहते ही यही हैं, मैक्सिमाइज करना है प्लेजर, मिनिमाइज करना है पेन, कि वो एक्शन ही अच्छा होता है जिसमें आपको फ़ायदा हो ज़्यादा से ज़्यादा और नुकसान कम से कम हो। तो फ़ायदा और नुकसान के बारे में सोचना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना, ये सब क्या है, ये बेसिकली यही है कि आप आउटकम के बारे में सोच रहे हो, है ना। इसलिए जो ह्यूमन के एक्शंस होते हैं उसको ग्रेड करने की ज़रूरत है। ना कांट की तरफ चलने की ज़रूरत है, ना यूटिलिटेरियन की तरफ चलने की ज़रूरत है, कोई बीच का रास्ता खोजने की ज़रूरत है। ये कहीं कहीं हमको आउटकम के बेसिस पे चलना पड़ सकता है, लेकिन उसके भी नुकसान हैं जो हमने देखें। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ड्यूटी फॉलो करनी चाहिए, लेकिन एक्सेप्शंस में हमें आउटकम की तरफ भी जाना चाहिए। ठीक है, आप ड्यूटी नहीं फॉलो करोगे, हर आदमी अगर आउटकम ही देखने लग जाएगा, सोसाइटी में ऑर्डर नहीं बन सकता, सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर नहीं बनेगा, लोग नियम नहीं फॉलो कर सकते। फिर हर आदमी अपने कोई कॉज को जस्टिफाई कर देगा। ट्रैफिक तोड़ने वाला बंदा हर रोज़ कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा जो कहेगा सर लेट हो रहा है, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। तो वो अपने आउटकम से बेसिस पे अपने एक्शन को जस्टिफाई कर देगा। नहीं, हमें इस तरीके से करना ही नहीं। हमें मोस्ट ऑफ द टाइम कांट यानी कि ड्यूटी फॉलो करनी है, ताकि समाज में एक व्यवस्था बनी रहे। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं जहाँ पे आप आउटकम का ध्यान रख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। इसलिए ह्यूमन का जो एक्शन है वो ब्लेंड है दोनों का। यहाँ पर लिखा यूटिलिटेरियन अप्रोच। देखिए प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव पे काम करता है। अब आउटकम बेसिस पे ही तो काम कर रहा है, उसको आउटकम चाहिए। उसको क्या चाहिए, लास्ट में एक फल चाहिए कि उसको उतना प्रॉफिट बनाना है। अब ये नहीं कह सकते कि हम ये बहुत बुरा है, क्यों, क्योंकि वो आउटकम बेसिस पे चलो उसने प्रॉफिट कमा भी लिया, लेकिन प्रॉफिट से फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वो कुछ स्कूल चला रहा है, कुछ और फ़ायदे भी तो समाज को पहुंचा रहा है। तो इस तरीके से आप ये नहीं बोल सकते कि हमेशा अगर ह्यूमन अपने कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच रहा है तो गलत है। हमने बताया कि दोनों ही सही है अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।